नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। ठीक है, उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्य डायनेस्टी वाला आप एरिया मैप में देख सकते हो कि लगभग भारत और कंधार वाला सभी एरिया में था। अफगानिस्तान तक था, पूरे इधर म्यांमार वाला पूरा एरिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा साउथ वाला एरिया देखते हो ना, ये सब केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु वाला पार्ट नहीं था। अदरवाइज सब पार्ट में मौर्य डायनेस्टी था। ठीक है, तब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले देखते हैं स्रोत क्या क्या है, कि मौर्य डायनेस्टी हुआ भी करता था कि नहीं हुआ करता था, तो क्या स्रोत है इसका। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी का अगर देखा जाए स्रोत के बारे में, तो स्रोत साहित्यिक स्रोत जो है, लिटरेचर वाला स्रोत है, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया जाता है, मेगास्थनीज की इंडिका बताया जाता है, कलहान के रायतरंगिणी है, यही रायतरंगिणी है जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है। क्षेमेंद्र के क्या है, बृहद कंदमंजरी है, सोमदेव का कथा सरित सागर है, और विशाख दत्त का मुद्रा रक्षक है। ठीक है, और कुछ यूनानी वितरण और बौद्ध जैन धर्म से रिलेटेड भी है, ये भी एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पर आप देखते हो पूरा तात्विक वाला कंडीशन जो है अशोक के अभिलेख से पता लगता है, मुद्रा से पता लगता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे पता लगता है कि इस एरिया में एक मौर्य डायनेस्टी नाम का, ठीक है, होता था। ठीक है, मौर्य नाम के एक डायनेस्टी हुआ करता था। अब आते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, हम पढ़ लेते हैं। जो कौन लिखा था, तो अर्थशास्त्र लिखे थे विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य, जिनका नाम है आपके, क्या नाम है, चाणक्य। विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। विष्णुगुप्त को जो यूरोप का मैकेंजी है ना, मैकेंजी से तुलना की जाती है, उनके पुस्तक आपके प्रिंस से रिलेटेड। ठीक है, अर्थशास्त्र में कुल क्या दिया गया, 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण दिया गया, और साथ राजनीति का बुक है, इकोनॉमी का बुक नहीं है, ध्यान रखना। इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत, 7 सिद्धांत की चर्चा किया गया। एक बताया गया कि राजा होता है, अमात्य होते हैं, उसके मंत्री होती है, जनपद होते हैं, दुर्ग होते हैं, कोष होते हैं, सेना और मित्र होते हैं। ठीक है, ये राजा के पास 7 चीज होना अनिवार्य है, अगर ऐसा नहीं है तो राजा राजा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रशासन में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की चर्चा किया गया है। किसमें, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में किसी शासक की चर्चा नहीं की गई है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि अर्थशास्त्र में मौर्य डायनेस्टी की चर्चा की गई है। क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रशासन की चर्चा नहीं की गई है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि जब किसी प्रशासन की चर्चा नहीं की गई है तो इस क्या किया गया भाई, तो यहाँ देखो इंडिका एक बुक था जिसको लिखे थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे, यूनानी जो शासक थे, सेलुकस के राजदूत हुआ करते थे, जो मगध में आए थे। इंडिका में अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखना। उसका वितरण किया गया, मतलब एक टाइप के संकलित किया गया, कुछ इकट्ठा करके फिर नया से प्रिंट किया गया। ठीक है, इंडिका में। मेगास्थनीज क्या है, पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा करते हैं, बताते हैं कि 6 समितियां थी, उसमें 5-5 के सदस्य होते थे, टोटल 30 सदस्य की समितियां थी जो पूरे मगध को चलाती थी। ठीक है, उसमें 7 भागों में समाज को डिवाइड किया उन्होंने अपने बुक में। एक में ब्राह्मण जो पढ़े लिखे हैं, किसान, चरवाहा और व्यापारी। ठीक है, ब्राह्मण, किसान, चरवाहा और व्यापारी। उसके बाद 5वां क्या है, तो 5वां है आपके सैनिक, और 6ठे क्या है, निरीक्षक, गुप्तचर, और 7वें है सभासद यानी मंत्री। ठीक है, मेगास्थनीज भारत में अकाल और दास का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि भारत में कोई ना अकाल था ना कोई दास था। ठीक है, अपने पुस्तक में लिखते हैं। मेगास्थनीज ये बताते हैं कि भारतीयों को लेखन प्रणाली की ज्ञान नहीं थी। ठीक है, जो इनके बुक थोड़ा सा रॉन्ग बताता है। दास भी नहीं था ऐसा तो नहीं था, पहले कुछ बुक में लिखा गया कि थे। ठीक है, बस यहाँ हम लोग मेगास्थनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मेगास्थनीज के अनुसार जो टैक्स था 1/4 यानी 100 रुपये में 25 पैसा, 25 रुपये टैक्स के रूप में जाता था। लेकिन चाणक्य बताते हैं कि 1/6 यानी लगभग 16-17 रुपये टैक्स पे जाता था। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं राजा। ठीक है, मगध का, समझ गए यहाँ तक। तो धनानंद की हत्या करते हैं किसके सहायता से, तो उनको सहायता किए थे विष्णुगुप्त। ठीक है, जिनका नाम था क्या, उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ जो थी मुरा, वो नंद जो नंद राजा थे धनानंद, उनके दरबार में शूद्र थी और वो काम करती थी। ठीक है, उन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरह वो बताता है। शूद्र यानी मुद्रा राक्षस बताता है कि ब्रिसला से यानी शूद्र के बारे में बात चर्चा किया गया। लेकिन बौद्ध धर्म क्या बताता है, कि बौद्ध धर्म बताता है
कि ये क्षत्रिय थे, ठीक है, मौर्य वंश के थे यानी क्षत्रिय थे। स्ट्रोबो और जस्टिन क्या बताते हैं, स्ट्रोबो और जस्टिन दो यूनान के थे, उनको क्या बताते हैं, स्ट्रोबो कोट्स बताते हैं, ठीक है। एरियन और प्लूटोस क्या बताते हैं, ठीक है, एंड्रू कोट्स बताते हैं। क्लियर। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इनके जो आपका अभिलेख है उसको पढ़ा भी था, और विलियम जोन्स ने इनको सेंडोकोटस के रूप में पहचान किया था। समझ गए। अब आते हैं मिलिंद पाहो पुस्तक में नंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है मिलिंद पाहो में। इसके अलावा धनानंद के मंत्री भद्रसाल की भी चर्चा किया गया है, ठीक है। और आते हैं एपियानसन की पुस्तक में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध की बात किया गया 305 ईस्वी में। इसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जब जीतता है तो क्या होता है, कुछ एरिया को हड़प लेता है। यानी सिंपल बात है, मौर्य जीत गए तो जो सेल्यूकस थे अपने बेटी का शादी करा देते हैं, हेलेना जिनका नाम था कर्नेलिया, शादी कराते हैं, और उसके बाद विवाह के रूप में, दहेज के रूप में, और कोसिया वर्तमान जो कंधार और जेट्रोसिया जो वर्तमान में बलूचिस्तान वाले एरिया को दे देते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को बताया जाता है कि भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, यूनानी शासक सेल्यूकस को हराने के कारण इनको भारत का मुक्तिदाता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर वो नहीं हरा पाते तो क्या होता, यूनान का शासक हो जाता आपके मगध वाला पूरे इंडिया पे। समझ गए आप। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी कहाँ से मिलता है, तो तमिल बुक है, तमिल ग्रंथ जिसको बोलते हैं अहनानूर और मुरनारूर, इसमें भी पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया था कहाँ पे, साउथ में। अब आता अशोक के कुछ अभिलेख मिलते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि वो साउथ पे अटैक किए थे। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लेते हैं और राजगद्दी अपने बेटा बिंदुसार को सौंप करके क्या कर्नाटक वाला एरिया में चले जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में ने कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते और सलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग कर देते हैं श्रवण बेला में। मैंने कल ही बताया था सलेखना पद्धति का मतलब क्या होता है, तो सलेखना पद्धति का मतलब होता है कि आप क्या करना, कि जैसे मान लिया कि पानी और अन्न जल का त्याग करने के बाद क्या होता है कि तप उप करते हैं, और उसके बाद जब डेथ होता है तो उसको बोलते हैं सलेखना, ठीक है। सलेखना आपके पद्धति, यहाँ तक समझ गए, सलेखना पद्धति से होता है। अब उसके बाद आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं उनके बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार 298 से लेकर के 273 ईस्वी तक रहते हैं। यूनानी लेखक अमित्रचेटस, इनको अमित्र घात भी कहते हैं, यूनानी लेखक जो है, ठीक है, उनको अमित्र घात भी कहते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ सिंह सेन बताता है, जैन ग्रंथ क्या बताता है, किसको, बिंदुसार को सिंह सेन बताता है। वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है, बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। जैन ग्रंथ में इनकी जो माता को दुर्धरा कहा गया, जैन ग्रंथ में कि माता को क्या कहा गया, दुर्धरा कहा गया। यहाँ तक समझ गए, जैन ग्रंथ में दुर्धरा कहा जाता है, ठीक है। अब आता है दुर्धरा, उसके बाद आता है दिव्यदान के अनुसार अशोक बिंदुसार के शासन में अवंती के राजा थे। अशोक जो थे ना, बिंदुसार के शासन में अवंती के राजा थे अशोक, ठीक है। अब आता है अशोक बिंदुसार के शासन में अवंती के राजा, मतलब राजा या गवर्नर बोल सकते हैं, अभी प्रेजेंट के अनुसार गवर्नर थे, ठीक है। कहाँ के, ध्यान रखना, तो अवंती के, अवंती समझते हैं ना, उज्जैन वाला एरिया के थे। अब बिंदुसार के शासन में 500 लोगों की एक मंत्री परिषद थी जिसे खलटक कहा जाता है, यानी खलटक कहा जाता है क्या, मंत्री परिषद को 500 लोगों का था, ठीक है। पिंगल वत्स यानी जैन मुनि, ठीक है, भविष्यवक्ता के साथ बिंदुसार का अच्छा संबंध था, जैन मुनि या भविष्यवक्ता के साथ उनका अच्छा संबंध था, रिलेशन ठीक ठाक था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रोबो के अनुसार क्या होता है कि राजदूत, जो स्ट्रोबो के अनुसार राजदूत डायमेकस सीरिया के राजा एस्ट्रोयक्स वन का राजदूत, ये कौन था स्ट्रोबो, जो राजदूत था डायमेकस का। कहाँ का डायमेकस था, तो सीरिया के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था, ठीक है, एंटियोकस फर्स्ट कहाँ के थे, सीरिया के राजा थे। इनके दरबार में आए थे जिससे बिंदुसार ने 3 चीजें की मांग की। सिंपल बात है,
कि जब ये बिंदुसार राजा बन जाते हैं ना, तो क्या होता है कि स्ट्रोबो आते हैं। स्ट्रोबो एक राजदूत थे डायमेकेटस का, ठीक है, डायमेकस यानी वहाँ का राजा हुआ करता था डायमेकस, जिनका नाम था एंट्रियोकस फर्स्ट, ठीक है। एंट्रियोकस का राजदूत बन करके आते हैं इंडिया में, और बिंदुसार ने उनके समक्ष 3 चीज़ का मांग कर देता है। बोलता है भाई ठीक है, हम आपके सहायता करेंगे, लेकिन हमको चाहिए मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। इसके लिए सीरिया ने मना कर देता है। सिंपल बात है कि मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, दार्शनिक मतलब लड़कियां, ठीक है। तो उनको क्या करता है कि मना कर देता है। कौन मना कर देता है भाई? एंड्रोबो मना कर देता है, ठीक है। अब आता है डायनोसिस, भी बिंदुसार के दरबार में आते हैं, और मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फ का राजदूत था। कौन था? डायनोसिस जो था ना, मिस्र के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था टॉलमी सेकंड, उनका राजदूत बन के आता है, ठीक है। और कौन था? डायनोसिस। और एक स्ट्रोबो कौन था? स्ट्रोबो था डायमेकस, सीरिया का राजा था, एंड्रियोकस का, ठीक है। अब उसके बाद होता है कि अशोक बनता है राजा। एक्चुअली अशोक जो गवर्नर था उस टाइम, अशोक का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था सुसीम। एक्चुअली बिंदुसार के बाद सुसीम को राजा बनाना था, लेकिन मंत्री राधा गुप्त की मदद से अशोक राजा बन जाता है। और 273 से लेकर के 268-69 के बीच में बताया जाता है कि सत्ता संघर्ष होता है दोनों भाई के बीच में। कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कुछ ग्रंथ बताता है कि अपने भाइयों को मारा था। दीप वंश और महावंश के अनुसार 90 भाइयों को हत्या करके फिर अशोक पाटलिपुत्र का राजा बन जाता है, ठीक है। लेकिन तारानाथ के अनुसार अशोक ने सत्ता प्राप्ति हेतु 6 भाइयों को मारा था। तारानाथ के अनुसार अशोक 6 भाइयों को मारा था, लेकिन दीप वंश और महावंश के अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अशोक के और क्या क्या नाम थे? पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया, मस्की अभिलेख में बुद्ध साक्य बोला गया, भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी बोला गया, समान रूप से देवन प्रिय कहा जाता था। नेतुर हो गया, मस्की हो गया, गुर्जरा हो गया, उद्गोलन हो गया, ये सब अभिलेख में अशोक बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक बोला गया, तो आप बोलोगे नेतुर, मास्की, गुर्जरा, उद्गोलन, इस सभी अभिलेख में अशोक को अशोक बोला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अशोक की माता धमा पदासिका थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उनकी माता कौन थी? धमा पदासिका। शुद्रांगी या शुभद्रांगी थी उनकी माँ, ठीक है, समझ गए। शुभद्रांगी और शुभदांगी थी। अशोक की अगर देखा जाए कि ये माता थी, क्षमा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार वो बताता है कि आपको धमा पदासिका थी, लेकिन और ग्रंथों के अनुसार शुभदांगी बताता है, ठीक है। अब आते हैं अशोक की पत्नी की चर्चा किया गया है। अशोक की पत्नी की चर्चा यानी करुआकी जो थी अशोक के प्रयाग यानी स्तंभ तथा कौशाम्बी में प्रयाग और कौशाम्बी लेख में इनकी चर्चा किया गया। करुआकी की चर्चा, ठीक है, करुआकी की चर्चा अशोक के स्तंभ तथा कौशाम्बी लेख में चर्चा किया गया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है उनकी पत्नी का नाम महादेवी, पद्मावती और संघमित्रा और त्रिशरक्षिता, 4 पत्नियां थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है उनकी 4 पत्नी थी अशोक की। अशोक के पुत्र और पुत्रियों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पुत्री संघमित्रा, पुत्री क्या थी? संघमित्रा और चारुमती। ये क्या है? चारुमती, ठीक है, चारुमती थी उनकी, समझ गए। पुत्री संघमित्रा और चारुमती। पुत्र कौन थे? तो पुत्र का नाम था कुणाल और महेंद्र, ठीक है। राजतरंगिणी में पुत्र जो थे जालौक की चर्चा किया गया। उनके एक और बेटा थे जालौक, ठीक है, जालौक की चर्चा किया गया। तो राजतरंगिणी जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है। अब प्रयाग स्तंभ में पुत्र तीवर की भी बात किया गया। प्रयाग स्तंभ में
तीवर की बात किया गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि कुणाल और महेंद्र तो थे, लेकिन उनके अलावा रायतरंगिणी बताता है कि जालौज भी थे और एक पुत्र आपका तीवर भी थे, जो प्रयाग स्तंभ में बताया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अगर देखा जाए तो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध होता है, 10वें वर्ष बोध गया जाते हैं, 12वें वर्ष बराबर की गुफा आजीविकों को दान दे देते हैं, अब 20वें वर्ष लुम्बिनी चले जाते हैं गौतम बुद्ध के जन्मभूमि पे। ठीक है, 20वें वर्ष अशोक की बौद्ध धर्म की दीक्षा दिव्य दान के अनुसार बताया जाता है कि उपगुप्त के द्वारा दीक्षा दिया गया था। उपगुप्त नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने दीक्षा दिया था। दीप वंश और महावंश के अनुसार बताया जाता है कि निग्रोध के द्वारा दीक्षा दिए। दीप वंश में तो एक बताया जाता है, सॉरी, दिव्य दान के अनुसार बताया जाता है कि उपगुप्त ने दिया था, लेकिन दीप वंश और महावंश के बताया जाता है निग्रोध नाम के एक पर्सन थे, जिन्होंने इनको क्या दिया था, आपके बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। समझ गए ना, जो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन है दिव्य दान के अनुसार तो उपगुप्त ने दिया था, दिव्य वंश और महावंश के अनुसार निग्रोध और निग्रोध था। ठीक है, अशोक का धर्म अगर देखा जाए, अशोक का धर्म, तो धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूक्त से ली जाती है। ठीक है, राहुलोवाद सूक्त से धर्म की परिभाषा ली जाती है। दूसरे और 7वें अभिलेख में भी धर्म की परिभाषा दी गई है। राहुलोवाद सूक्त से धर्म की परिभाषा, दूसरे और 7वें अभिलेख में भी धर्म की परिभाषा दी गई है। अब आते हैं धर्म का महत्व क्या है। अशोक का धर्म शासकीय आवश्यकताओं से प्रेरित था। शासकीय आवश्यकताओं से प्रेरित है, शासक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है उससे प्रेरित। कलिंग युद्ध के बाद माना जाता है कि अशोक का परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण अशोक ने निम्नलिखित क्या करता है, मूल तत्वों को मिलाकर धर्म की विकास करता है। यानी बताया जाता है कि उसने सब कुछ लड़ाई वड़ाई छोड़ दिया था, हथियार त्याग दिया था। समझ गए। मूल तत्व अगर देखा जाए तो क्या था भाई, बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, पाप रहित काम करना, कल्याणकारी काम करना, जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, ये सब क्या होगा, मूल तत्व आ गए उसके परिवर्तन का। ठीक है, परिवर्तन के बाद जो हृदय परिवर्तन होता है उसके बाद एक्चुअली बताया जाता है कि जब अशोका ने कलिंग वार में लगभग लाखों लोगों को मार दिया था, पूरा टीला पड़ा हुआ था, पूरे मौत ही मौत, हर जगह चील कौवे पड़े थे। ठीक है, फिर बाद में उसको किसी ने बताया कि भाई बताओ, तुमने जीत तो लिया पूरी दुनिया, तुमको क्या मिला, क्या अचीव किया सबको मारने के बाद। फिर बाद में इसको समझ में आता है कि हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसीलिए उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेता है। समझ गए, कुछ ऐसे बुक बताते हैं। अब पर्यावरण की सुरक्षा करना भी है, मानव और मानवता के बीच क्या कहता, अतः संबंध स्थापित करना, मानव और मानवता के बीच, ठीक है, संबंध स्थापित करना, स्वामी और दास के बीच संबंध स्थापित करना, यानी स्वामी और दास के बीच भी संबंध है, बुजुर्गों के प्रति भावना, ये सब उसके अंदर आ गया। अर्थात ये बताया जाता है कि बुरी चीजों को समाप्त कर कल्याणकारी राज की स्थापना करने के बाद धम्म में कही गई है। बुरी चीजों को खत्म करो और कल्याणकारी राज की स्थापना करो, इसकी चर्चा, इसकी बात की गई है आपके धम्म में। ठीक है, अब आते धम्म का प्रभाव क्या रहता है। तत्कालीन प्रभाव अगर देखा जाए तो धम्म का क्या है भाई, तो बलि पर रोक होने से क्या होता है कि पशुओं के प्रति हिंसा कम हुई, प्राकृतिक को महत्व दिया गया, अधिकारियों को उचित आचरण सिखाया गया और व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, धम्म, ठीक है, धम्म मात्र धम्म के प्रसार के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन करते थे। यानी धर्म के प्रचार तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते थे, व्यापार का भी प्रोत्साहित करने की बात करते थे। समझ गए। अब बताया जाता है, लेकिन अन्य तत्वों को देखें तो धर्म तत्कालिक रूप से बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि दूर दूर क्षेत्र में अगर देखा जाए, दूर के क्षेत्र में धर्म नीति काफ़ी विकसित नहीं हो पाई थी। धर्म नीति के कारण अशोक सेना के विकास और रक्षा हेतु आवश्यक कार्य नहीं हो पाया था। ठीक है, जिसके कारण कई क्षेत्रीय इकाई खुद को स्वतंत्र मान लिए। ठीक है, यानी अपने आप को स्वतंत्र यानी मगध से अलग हो गए। ठीक है, अशोक, ध्यान रखना कि जब भी कोई राजा हथियार अगर छोड़ देता है, समझ जाना, जब कोई राजा हथियार छोड़ देता है
तो उस राज का आज नहीं तो कल खत्मा होना तय है। एग्जाम्पल है अशोक। ठीक है, ठीक है, क्योंकि राजा को मजबूत होना पड़ता है, राजा को मजबूत होना पड़ता है। जैसे परिवार का एक मुखिया होता है ना, तो परिवार का मुखिया अगर स्ट्रांग है तो आपका परिवार कभी विखंडित नहीं होगा। लेकिन परिवार के मुखिया अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, कमजोर हो गया, तो परिवार बिखरना तय है। सेम एज इट इज अशोका वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको मैंने परिवार से रिलेट कर दिया। अशोक के धर्म के बाद कमजोर सुरक्षा के कारण कई विदेशी हमले होते हैं। विदेशी हमले हुए क्योंकि अशोक तो हथियार उठा ही नहीं पा रहा था, तो विदेशी हमले हो रहे थे। दीर्घकालिक प्रभाव क्या? अशोक के धर्म का यदि दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाए तो यह सफल दिखता है। इसका कारण, इसका प्रभाव होता है भारत की विदेश नीति पर भी देखने को मिलता है, जैसे शांति, सामूहिक सुरक्षा। ये क्या है? दीर्घकालिक है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है। ठीक है, लॉन्ग विजन की बात करते हैं। अब आते हैं कि मानव को मानवता से जोड़ता है। कल्याणकारी राज की अवधारणा सामने आती है। पशु और प्रकृति के प्रति सकारात्मक पहल देखने को मिलता है। अभी भी देखते हो ना कि जब भी प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, अशोक स्तंभ, गौतम बुद्ध मौर्य, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस सब की बात करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग का जो पुराण है, पहले से जो आ रहा है अपना कल्चर, तो उसमें क्या बताया गया कि हम किसी पर अटैक नहीं करते, लेकिन हाँ अगर कोई अटैक करता है तब जवाब देते हैं। समझ गया ना? तो उसी की चर्चा किया गया कि भारत कभी दूसरे पर अटैक नहीं करता। अभी अगर विदेश नीति देखा जाए, सेम कंडीशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, लॉन्ग पीरियड दीर्घकालिक प्रभाव था, अच्छा सफल रहा। अब आते हैं धर्म का प्रसार कैसे होता है। तो धर्म का प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति, यानी धर्म महापात्र बोला जाता है, शिलालेख आपका द्वारा, शिलालेख बनवाया जाता तो उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे धर्म और प्रचारक और क्षेत्र। धर्म प्रचारक यानी किसको किसको भेजा गया? महेंद्र संघमित्रा अपने बेटा और बेटी को भेजे श्रीलंका में, महारक्षित को भेजे यूनान में, महादेव को भेजे थे मैसूर में, ठीक है, और मक्सिम को भेजे थे हिमालय वाला एरिया, और मक्सिम अंतिम को भेजे थे कश्मीर वाला एरिया, और महाधर्म रक्षित को भेजे थे महाराष्ट्र वाला एरिया। समझ गए? तो ये प्रचार करने, शिलालेख वाला में बताया जाता है। तो शिलालेख, दीर्घकालिक शिलालेख, इसमें 14 आदेश दिए गए हैं। लघुकालिक उसके बाद होता है, और स्तंभ गुहालेख होता है। ठीक है, दीर्घ, लघु और स्तंभ गुहालेख की बात किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो ध्यान रखना, कुल 8 स्थानों पर दीर्घ का यानी दीर्घ शिलालेख प्राप्त हैं, जिनमें एक क्या है? पाकिस्तान, तथा 2 पाकिस्तान में है और 6 आपके भारत में है। ठीक है, यानी ये क्या है? दीर्घकालिक शिलालेख है। तो पहला शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, मनसेरा हजारा पाकिस्तान में। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है इस टाइप के। कालसी कहाँ पड़ता है? देहरादून उत्तराखंड में, यूके, नॉट यूनाइटेड किंगडम। समझ गए? उत्तराखंड। गिरनार पड़ता है गुजरात वाले एरिया, धौली पड़ता है उड़ीसा, और जागौर पड़ता है उड़ीसा में। एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दिया था 2023, 22-23 में, आप देख लेना एक बार, एक क्वेश्चन आया था। धौली उड़ीसा मैच करने के लिए आ गया था। ठीक है, और जौगढ़ कहाँ पे? उड़ीसा में है। सोपारा कहाँ है भाई? तो सोपारा महाराष्ट्र वाला में। ठीक है, एरगुंडी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सोपारा महाराष्ट्र, एरगुंडी आंध्र प्रदेश, और सनती कहाँ है? कर्नाटक वाला एरिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ दिया था, आप चेक कर लेना। ठीक है, यूपीएससी में, तो बीपीएससी में पूछ सकता है। ठीक है, या अदर पीसीएस में पूछ सकता है, जो यूपीएससी में पूछा है। तो याद कर लो, पहला मैंने क्या बताया? शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान वाला एरिया में। फिर मनसेरा कहाँ पड़ता है? तो मनसेरा पड़ता है हजारा पाकिस्तान वाला एरिया में। कालसी देहरादून, गिरनार गुजरात, धौली और जौगढ़ कहाँ पड़ता है? तो झौरी और जौगढ़ उड़ीसा में पड़ता है। और उसके बाद सोपारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, एरगुंडी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और सनती कर्नाटक में पड़ता है। समझ गया? तो 9 जगह है आपका, है जगह प्लेसों का है। धौली और जौगढ़ के शिलालेख में 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण की चर्चा नहीं की गई, बल्कि इसके जगह पे एक अलग पृथक कलिंग शिलालेख बना दिया गया है।
यानी धौली और जौगढ़ वाला शिलालेख में 11वें 12वें और 13वें शिलालेख की चर्चा नहीं है, लेकिन इसके जगह पे एक अलग शिलालेख है जिसको बोला जाता है कलिंग शिलालेख। ठीक है, अब आते हैं 13वें शिलालेख में क्या है भाई, इसमें पड़ोसियों की चर्चा किया गया है। पहला विदेशी, फिर दक्षिण भारत, फिर अन्य। तो विदेशी में कौन आते हैं, तो विदेशी में आते हैं सीरिया के राजा एंडियोकस, मिस्र के राजा टॉलमी सेकेंड, ठीक है, मकदूनिया के राजा एंडिगोनस और एपीरियस के राजा अलेक्जेंडर की चर्चा किया गया है, किसमें, विदेशी के रूप में। अब आते हैं दक्षिण भारत वाला में देखें तो दक्षिण भारत में चोल, पांड्या, केरलम पुत्र जिसको सरिये पुत्र बोला जाता है। ठीक है, पांड्या केरलम पुत्र यानी सरिये, इसीलिए ग्रंथों से रिलेटेड केरला का नाम 2025-26 में आई थिंक हुआ है, नाम चेंज करके केरला से केरलम रखा गया है। समझ गए, कल्चर से रिलेटेड है। केरल जो है ना वर्ड, वो इंग्लिश है, और केरलम मलयालम से रिलेटेड है। ठीक है, यानी उस धरती का पुत्र, उस वाला एरिया का। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आते अन्य में देखा जाए, कंबोज पाकिस्तान वाला एरिया, यवन। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लघु लेख है, लगभग 21 स्थानों पर लघु लेख है। इंपॉर्टेंट जो है, सासाराम लघु लेख बिहार में पड़ता है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मस्की कर्नाटक में पड़ता है, भाबरू राजस्थान में पड़ता है, अहरौरा मिर्जापुर यूपी में पड़ता है। ठीक है, मिर्जापुर यूपी में। उद्गोलन शिलालेख कर्नाटका में पड़ता है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा किया गया है लघु शिलालेख में। समझ गए, लघु शिलालेख में अशोक की व्यक्तिगत जीवन की चर्चा किया गया है। ठीक है, कौशाम्बी लेख में क्या बताया गया, कौशाम्बी लेख में इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रूमेन देही अभिलेख में क्या, नेपाल के तराई वाला एरिया में है, और ये सबसे छोटा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें चर्चा है कि अशोक ने यहाँ पे टैक्स घटा दिया था, 1/8 से 1/8 कर दिया था। ठीक है, ये सब नेपाल में पड़ता है। जो लुम्बिनी गए थे ना अशोक, तो वहाँ पे उनकी टैक्स घटा दिए थे। ठीक है, गंधार लघुलेख में क्या बताया जाता है, गंधार में दो द्विभाषा है या लिपि की बात किया गया, और एमाई और ग्रीक लिपि की इसमें चर्चा किया गया। भाबरू अभिलेख में क्या बताया, लघुलेख में बताया जाता है, इसमें बुध के पुत्र राहुल की चर्चा किया गया। भाबरू में बुध के जो पुत्र थे राहुल की चर्चा। भाबरू कहाँ पड़ता है, राजस्थान वाला एरिया में। तो वहाँ पे बुध के बेटा गौतम बुद्ध के जो बेटा राहुल थे उनकी चर्चा किया गया। इसमें अशोक को मगध का अधिराज कहा गया। इसमें चर्चा है कि अशोक अपने शासन के चौथे वर्ष बौद्ध दीक्षा ले लिया था, 4th ईयर के बाद ही बौद्ध दीक्षा ले लिया था। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख अगर देखा जाए तो शिलालेख देखा जाए तो पहला शिलालेख में बताया था पशु हत्या पर रोक लगाया। चतुर्थ वाला में क्या बताया था, धर्म की कामयाबी की यानी सूचना देना कि कामयाब हो रहा है कि नहीं। पंचम में बताया धम्म महापात्र की नियुक्ति करता था। ब्रह्मगिरी और भाबरू में धम्म की चर्चा किया गया। और द्वितीय बृहद लेख में बताया कल्याणकारी राज की चर्चा, चिकित्सा बनवाया था, लोगों को हॉस्पिटल बनवाया था, इस टाइप के। समझ रहे हैं उस टाइप। अशोक का शाहबाजी जो पाकिस्तान वाला मनसेहरा अभिलेख है पाकिस्तान में, उसमें खरोष्टी लिपि की चर्चा की है, खरोष्टी लिपि है। ठीक है, तक्षशिला वाला देखा जाए अर्धमान अभिलेख में ओरमाइक है। ध्यान रखना, मनसेरा हो गया या शाहबाजी, ये दोनों में खरोष्टी लिपि है, और तक्षशिला और लगमान में औरेमाइक है। समझ गए, तो यहाँ पे क्या है, औरमाइक लिपि की बात किया गया। मैंने अभी बताया कि औरमाइक लिपि और खरोष्टी लिपि जो है ना आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान वाला एरिया में। औरमाइक और खरोष्टी जो है पाकिस्तान वाला एरिया में। ठीक है, गंधार लघुलेख में मैंने बताया। अब आते गुहा लेख क्या होता है। गुहा लेख, अशोक ने आजीवक संप्रदाय तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहा लेख खुलवाया था। ठीक है, निर्माण कराया। एक बोला था लोमस ऋषि की, एक होता है कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 की स्थापना किया था। क्या, आजीविक संप्रदाय को दान में दे दिया था। ठीक है, अशोक के पौत्र हुआ करते थे जिनका नाम था दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 और गुफाएं गुफाएं बनवाया था। गोपिका हो गया, ठीक है, गोपिका, ठीक है, वादासिका या ना बापिया का, ये 3 गुफाएं हैं आपकी अशोक की। समझ गए यहाँ तक।
अशोक के, अब यहाँ पे अशोक के अभिलेख में, लघु शिलालेख में सासाराम हो गया, स्तंभ लेख में लौरिया अरेराज हो गया। लौरिया अरेराज पड़ता है पूर्वी चंपारण में। ठीक है, यहाँ गरुड़ की मूर्ति है, गरुड़ समझते हो ना, गरुड़ की मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, लौरिया अरेराज वाले एरिया में गरुड़ की मूर्ति है। ठीक है, अब आते हैं लौरिया एक नंदनगढ़ है जो पश्चिमी चंपारण में सिंह की मूर्ति है। ठीक है, सिंह की मूर्ति है। रामपुरवा में बताया गया कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, वृषभ की मूर्ति है, सांड की मूर्ति है, वृषभ सांड। ठीक है, तो यहाँ समझ लेना कि अरेराज वाला में गरुड़ की है, लौरिया नंदनगढ़ वाला में सिंह की है, और रामपुरवा में वृषभ की चर्चा किया गया, मूर्ति की बात की गई। कुम्हारा से मौर्यकालीन राजप्रसाद महल की चर्चा किया गया। बराबर की गुफा को 1785 में क्या हुआ था, हैरिंगस्टन ने खोजा था बराबर की गुफाएं को। रामपुरवा गुफा जो था 1772 में किसने, कलाइल ने खोजा था। ये याद रखना है कि बराबर की गुफा 1785 में हैरिंगटन ने खोजा था। और रामपुरवा जो है ना, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो रामपुरवा के बाद जो स्तंभ की बात किया गया है, तो रामपुरवा में कलाइल ने खोजा था। ठीक है, अन्य अगर अभिलेख अगर देखा जाए, स्तंभ लेख देखा जाए, अन्य स्तंभ लेख की चर्चा है तो इसमें सांची स्तंभ लेख है, रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैशाली कोल्डुवा स्तंभ है, शेर की मूर्ति है यहाँ पे। सारनाथ में चतुर्मुखी शेर है, चारों तरफ शेर की फेस है, चारों तरफ शेर की है। ठीक है, लुम्बिनी में घोड़ा की चित्र है, और संगीसा में हाथी का चित्र है। लुम्बिनी में घोड़ा और संगीसा में हाथी। लौरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब के भी कुछ अभिलेख मिले हैं। लौरिया नंदनगढ़ वाले एरिया, औरंगजेब का भी कुछ अभिलेख मिला है। ठीक है, सॉरी। अब आते हैं स्तंभ लेख 7 आदेश है दिल्ली। पहला जो है दिल्ली मेरठ में, दूसरा दिल्ली टोपरा। यह एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें अशोक के 7 आदेश हैं, जबकि अन्य में 6 आदेश है। तो याद रखना, BBI है, दिल्ली मेरठ टोपरा वाला एरिया है। तो यहाँ पे स्तंभ में क्या हुआ, 7 आदेश की चर्चा किया गया है, बाकी में 6 है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है कौशाम्बी, जिसको प्रयागराज वाला एरिया देखो। तो पहले ये कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के काल में जहांगीर के द्वारा इसे इलाहाबाद में लाया गया। कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। ठीक है, समझ गया था, इलाहाबाद में लाया गया। अब आते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा क्या था। मौर्य काल में दास, यानी मौर्य युग में दास प्रथा। मेगास्थनीज बताता है किसी भी दास की चर्चा नहीं किया है मेगास्थनीज ने। ठीक है, दीर्घ निकाय बताता है कि 3 प्रकार के दास है। विनय पीठक 4 प्रकार की, अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दास की चर्चा करता है। मौर्य युगीन प्रशासन के अगर देखा जाए तो मौर्य प्रशासन को 4 प्रांत में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत पर शासन के लिए एक राज्यपाल का नियुक्त किया जाता था। चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत, मैंने बताया था पहले, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किया था। चाणक्य ने पहला बताया था स्वामी यानी राजा, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब लोग। ठीक है, लोग हो गया यानी एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। और दुर्ग का मतलब किला, कोष का मतलब कोषाध्यक्ष, बल मतलब सेना, और मित्र मतलब सहयोगी की चर्चा किया। 18 तीर्थों या महामत्यों को मंत्री, मुख्य पुजारी, कमांडर इन चीफ और क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिन्हें चांदी के सिक्के में भुगतान किया जाता था। ठीक है, उनको क्या होता था, चांदी के सिक्के में भुगतान किया जाता था। समझ गए, उनको चांदी के सिक्के भुगतान किया जाता था। समझ गए। अब आते हैं, क्या बताया जाता है कि सैन्य संगठन सेनापति के नियंत्रण में था। सेना का संगठन करना डिफेंस मिनिस्टर के नियंत्रण में था। इसके अधीन विभिन्न शाखाएं थी। ठीक है, शाखाओं के अनेक अधिकारी अपना अपना कर्तव्य निभाते थे। ठीक है, 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय यानी सिविल न्यायालय बोला जाता है, और कंठकोशक जिसको आपराधिक यानी बोल सकते हैं। एक टाइप के सिविल न्यायालय है और एक टाइप के आपके आपराधिक न्यायालय है। समझ गए। तो सिविल न्याय को धर्म स्थीय बोला जाता था, आपराधिक न्यायालय को कंटक शोधन बोला जाता था। समझ गए। रजुक क्या होते थे, रजुक मौर्य काल में रजुक भूमि के माप करने और सीमाओं को तय करने वाले होते थे अधिकारी। ठीक है, रजुक कहा जाता था। और जिले का प्रशासन भी देखते थे रजुक, पूरे जिले का प्रशासन भी देखते थे। गाँवों के प्रभारी अधिकारी जो होते थे उनको गोप कहा जाता था।
गांव के अधिकारी को गोप कहा जाता था और गांव के सरपंच को ग्रामीण के रूप में भी जाना जाता था। गांव के जो मुखिया सरपंच होते हैं उनको ग्रामीण कहा जाता था। मौर्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन देखा जाए तो 27 अधीक्षकों द्वारा किया जाता था। पूरे 27 अधीक्षक के द्वारा किया जाता था पूरी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, जो पूरा देखते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता है। मुद्रा में अगर देखा जाए, मुद्रा में चांदी के सिक्के जिसको पन कहा जाता है, तांबा के सिक्के मासक कहा जाता है और सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता है। याद रखना है, ये याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। पर्ण को बोला जाता है चांदी, मशक को बोला जाता है तांबा और निशक बोला जाता है आपके सोना से रिलेटेड। मेगास्थनीज क्या करता है? मेगास्थनीज मौर्य समाज में 7 जातियों होने का चर्चा करता है, यानी 7 जाति की चर्चा करता है। बताता पहले किसान है, दार्शनिक वाला एरिया, किसान, सैनिक, चरवाहा, कारीगर, न्यायाधीश और पार्षद, ये जाति थे। कोई आपके अलग जाति नहीं चर्चा किया गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आते कलिंग के शैल उत्कीर्ण धर्मादेश के अनुसार तोसली जो थे, तोसली और उज्जैनी के वायसराय को कुमार कहा जाता है। तोसली और उज्जैनी के वायसराय जो थे ना, कलिंग के शैल कृति में बताया गया है कि तोसली और आपके कलिंग के जो वायसराय थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था क्या? कुमार। स्वर्णगिरी के वायसराय को आर्यपुत्र कहा जाता था। स्वर्णगिरी के वायसराय को आर्यपुत्र कहा जाता था। ध्यान रखना कि धर्मादेशों के अनुसार तोसाली और उज्जैन के जो वायसराय थे उनको कुमार कहा जाता था, लेकिन स्वर्णगिरी के वायसराय को आर्यपुत्र कहा जाता था। समझ गए यहाँ तक? अब आते हैं अर्थशास्त्र में अध्यक्षों की चर्चा किया। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों के उल्लेख किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या किया गया? 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया। ये विभिन्न अध्यक्षों के अध्यक्ष होते थे ना, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे, मंत्रियों का निरीक्षण करते थे, इनका काम था। मेगास्थनीज ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा था, पूरे अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहता था। अध्यक्ष जो जैसे एक देख रहे हो आपको पाण्य अध्यक्ष मतलब कॉमर्स से रिलेटेड, वाणिज्य से रिलेटेड। सीता अध्यक्ष होता है राजकीय कृषि विभाग से रिलेटेड है। शुल्क मतलब टैक्स व्यापार वसूलने से रिलेटेड है। सूत्राध्यक्ष का मतलब होता है कपड़ा सूत वाला, समझ लो ना। लक्षणाध्यक्ष मतलब जैसे सिक्के करने वाला, सिक्के जारी करने वाला अधिकारी हो गया। सिक्कों की जांच करने वाला को रूपक कहा जाता है। जो जारी करता है उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है और जो सिक्कों की जांच करता है उसको आपको रूपदर्शक कहा जाता है। ठीक है, अब एक और आते हैं जिनका नाम है मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष यानी पासपोर्ट शाही प्रतीक से रिलेटेड थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा किया गया है। पहला तीर्थ को क्या बोला जाता है? समाहर्ता का मतलब राजस्व विभाग से रिलेटेड। क्वेश्चन आते हैं, ये वीवीआई है। समाहर्ता क्या है? राजस्व रिलेटेड। सन्निघाता राजकीय कोष से रिलेटेड। सेना तो सेना से युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, युवराज का मतलब राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था? दंडपाल, जैसे सेना के सामग्री जुटाने वाला दंडपाल, यानी दंड जस्टिस वाला नहीं है, ये सामग्री वाला है। ठीक है, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी, न कोतवाल, जैसे कोतवाल होता है ना, कोतवाल का प्रमुख अधिकारी होता था नागरक। ठीक है, अटविक कहा जाता, वन विभाग के प्रधान को अटविक कहा जाता, वन विभाग वाला एरिया को अटविक कहा जाता। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या होता है? अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित होता है। पश्चिमी भाग में अशोक के पुत्र कुणाल और पूर्व में दशरथ थे, अशोक के पोता। ठीक है, शासन कर रहे थे। बाद में क्या होता है? इस कारण मौर्य प्रशासन का कमजोर पड़ जाना और पुष्यमित्र शुंग नाम के पर्सन था अंतिम सम्राट जो बृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 BC में क्या करता है? हत्या कर देता है। जो मौर्य डायनेस्टी का कौन थे? बृहद्रथ, लास्ट जो थे ना बृहद्रथ, उनकी हत्या कर करके आपके शुंग डायनेस्टी स्थापना करता है। बाद में अशोक के धर्म की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब कोई राजा वेपन छोड़ देता है, हथियार छोड़ देता है तो क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कि मौर्योत्तर यानी मौर्य के बाद शुंग होता है। तो शुंग मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग नाम के पर्सन था जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी के जो सबसे अंतिम राजा थे जिनका नाम था बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी 185 में से लेकर के 73 ईस्वी तक
क्या करता है, स्थापना कर लेता है। मौर्य सेना में कमांडर इन चीफ के पद पर रहता है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध, कौशल, मालवा, ठीक है, बरार में ये सब एरिया को क्या करता है, जीतता है। ठीक है, दिव्यदान और तारनाथ ने पुष्य क्या करता है, दिव्य दान और तारनाथ ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध के क्या बताता है, बौद्ध के दुश्मन बताता है। समझ गए, बौद्ध के दुश्मन बताता है। ठीक है, यानी लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा, लेकिन क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध कला का संरक्षण भी किया गया है। जैसे बरहूत हो गया, वरहूत हो गया, सांची हो गया, ये सांची और बरहूत की मरम्मत भी करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई दिव्य दान और तारनाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म के आपके क्या थे, संरक्षण थे कि दुश्मन थे, तो बोलोगे दुश्मन थे। लेकिन अगर वो नाम नहीं लिखता है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई दुश्मन थे। अगर दुश्मन रहते तो बरहूत और सांची के स्तूप की मरम्मत नहीं कराते। कुछ कुछ एविडेंस बताता है कि लगभग 80,000 से ज़्यादा स्तंभ को तोड़वा दिया था। ठीक है, अन्य बौद्ध ग्रंथों में यह जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के आगमन के बाद बौद्ध का उत्पीड़न हो जाता है। 148 ईसा पूर्व में, ठीक, पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा होता है अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र गद्दी पर बैठता है और अग्निमित्र जो है ना, अग्निमित्र कालिदास के नाटक, ठीक है, मालविका मित्रम में इसी की चर्चा किया गया, अग्निमित्र की ही मालिका। ठीक है, मालकी क्या होता है, मालवी की विक्रम में, आपके मित्रम में चर्चा किसका किया गया, अग्निमित्र का। ठीक है, अग्निमित्र कौन था भाई, तो अग्निमित्र था आपके पुष्यमित्र का बेटा। ठीक है, समझ गया था। अंतिम शासक कौन होता है, देवभूति। और मौर्य काल में तक्षशिला अध्यक्ष का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में तक्षशिला जो था ना, अध्ययन का मतलब स्टडी का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में। बताया जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का पुत्र। समझ गए यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं, थोड़ा टॉपिक बड़ा हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं छोड़ नहीं सकता। उसके बाद आते हैं जिनका नाम है कांड वंश। ठीक है, कौरव वंश बोला जाता है, कौरव वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को वासुदेव ने 72 ईसा पूर्व में पराजित करता है। और अंतिम शासक इसका अगर देखा जाए तो सुधर्मन सिमुक नामक व्यक्ति ने इसे सतवाहन वंश के हरा करके इसके सतवाहन वंश की स्थापना कर लेता है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके अंतिम शासकों, फिर कुषाण आते हैं। और कुषाण वंश, तो मगध के क्षेत्र में कुषाण काल के अवशेष मिला है। तो मगध क्षेत्र में क्या मिला है, तो बताया जाता है कुषाण में कि भाई कि कनिष्क का शासक होता है 78 से 125 ईस्वी तक, बीसी नहीं है, ईस्वी तक है। ठीक है, पाटलिपुत्र पर आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त है। कहा जाता है कि इसी आक्रमण के बाद कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अश्वघोष को अपने साथ ले जाता है। और कुषाणों के बाद संभवतः इस क्षेत्र पर लिच्छवियों का शासन हो रहा होगा। और कुषाण काल के सिक्के चिरांद में मिलते हैं, बक्सर में मिलते हैं, बोधगया में मिलते हैं और वैशाली में मिलते हैं। यहाँ तक समझ गए। अगर यार समझ गए होगे तो थोड़ा लेक्चर बड़ा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन अगर बीपीएससी या कोई सिविल सर्विस का तैयारी करना है तो टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10-5 मिनट में लेक्चर से आपके कुछ होगा जो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छा लेक्चर से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में हम मे बी गुप्त वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखो यार। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।